अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिब मुअल्लिमीन हज़रात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से उर्दू मीडियम के तलबा के लिए वीडियोज़ बनाए जाते हैं। आप बखूबी जानते हैं कि हम ख़ास करके कर्नाटका टीटी और GPSTR के तलबा के लिए क्या हम वीडियोज़ बनाते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो कर्नाटका में चलने वाले TT यानी KRTT 24 के मुताबिक होगा। यानी नोटिफिकेशन आ गया है, अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं 15/4/2024 से 15/5/2024 तक। और एग्ज़ाम डेट भी अनाउंस पहले ही किया था उन्होंने, शायद आपने लास्ट मेरा वीडियो देखा होगा। हाँ, तो यहाँ पर 30 तारीख को इम्तिहान है, पेपर वन और पेपर टू। तो चलो हम इसके आगे मज़ीद मालूमात जानेंगे। हाँ, तो यहाँ पर आपको अहम नुकात मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। यानी हमें एप्लीकेशन डालने के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन से लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज क्या करना है, सेकंड लैंग्वेज कौन सा सिलेक्ट करना है और क्वेश्चन पेपर किस ज़ुबान में आएगा, उसके मुताबिक मुकम्मल मालूमात आपके सामने पेश किया जाएगा। तो चलो देखेंगे, यहाँ पर हिंद नीले है, ये क्या है आप पढ़ लीजिएगा, क्या ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर क्या है, छठी से आठवीं के लिए क्या है, तलबा के लिए क्या ये कि टीचर, तलबा के टीचर बनने के लिए क्या है, ये इम्तिहान चलाए जाते हैं, उसके मुतालिक मालूमात हैं। तो चलो इसी तरह हम यहाँ पर ये अहम शॉर्ट्स पॉइंट्स है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। हमें सबसे अहम आता है हमारे लिए यहाँ पर अभ्यर्थी गण के सूचने हैं, तलबा को मालूमात दिया जाता है क्या है। क्या है तलबा के लिए, यहाँ पर बताया गया है ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ 2024 अर्जी सಲ್ಲಿಸುವ अभ्यर्थियों, क्या कहा गया है, ऑनलाइन में अर्जी देना है 15/4 से 15/5 तक, एक महीने का टाइम है। हाँ, यहाँ स्कूल एजुकेशन का एक लॉगिन है, वेबसाइट। यहाँ पर जाकर क्या है, लॉगिन होकर अपनी अर्जी डालना है और आखिर में क्या है, एक प्रिंट आउट निकाल रख लेना है अपने पास। हाँ, उसके बाद यहाँ पर बताया गया है क्या क्या करना है हमें। ये पूरे मालूमात हैं, आप इसमें जाकर क्या हो, नेट सेंटर में जाकर जाएंगे तो वो पूरे आपको बता देंगे। यहाँ पर आपका एक यूज़र आईडी बनाया जाएगा, पासवर्ड होगा, ये तमाम क्या है, सेफ रखना है। क्या करना है, सेफ। ये यूज़र आईडी और पासवर्ड हम किसी को भी, मेरे या अभ्यर्थी को हैं, दूसरों को नहीं देना, ताकि वो उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। पासपोर्ट साइज फोटो का फोटो और सही सिग्नेचर दोनों क्या है, अपलोड करना पड़ता है, वो नेट सेंटर वाले करेंगे। हम क्या, सिर्फ अहम मालूमात की तरफ हमें जाना है। तो चलो ये तमाम आप पढ़ लीजिएगा। इसकी PDF में क्या है, आपको मेरे नवाज़ उर्दू टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें डाल दूंगा। उसका वहाँ से आप हासिल कर लीजिएगा। हाँ, यहाँ पर हाँ देखिएगा, परीक्षा शुल्क फी कितनी है। सामान्य वर्ग 2A 2B और 3B के लिए क्या है, पेपर वन के लिए, पेपर वन और पेपर टू दो में से अगर एक लिखते हैं तो 700 पे करना होगा, और दोनों पेपर लिखते हैं तो 1000 रुपये पे करना होगा। और SC STs है, परिशिष्ट जाता परिशिष्ट वर्ग वर्ग वन दो, ये मात्र है, इन दोनों को SC STs को क्या है 350 रुपये एक पेपर के लिए है, और दोनों पेपर मिला कर क्या है 500 रुपये है। ये तो बाकी के इनको फ्री है, किनको विशेष चेतन ಮತ್ತು दिव्यांग अभ्यर्थियों, हाँ, तो जिस्मानी माजूर बच्चों के लिए, माजूर अफराद के लिए। तो उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये पेमेंट किस तरह से करना है, कहाँ कहाँ से करने पर कितना कितना कट होगा, यहाँ पर पूरा बताया गया है। तो ये तो नेट सेंटर वाले करेंगे। देखो, प्रवेश पत्र यानी हॉल टिकट कहाँ निकलते हैं। कर्नाटका TT 2024 का प्रवेश पत्र यानी हॉल टिकट क्या है,
20/6/2024 से 29/6/2024 तक, मतलब 30 तारीख को इम्तिहान है हमारा, सुबह में इम्तिहान है, हम कल निकालेंगे नहीं चलेगा, बेहतर है कि 20 से 29 के दरमियान निकालें, क्योंकि अभी फिर लॉगिन में अगर वो बंद हो गया तो प्रॉब्लम आ जाएगा, इसलिए क्या है 29 से पहले क्या है निकाल लेना चाहिए। यहाँ तक क्या है हॉल टिकट हमारा आ जाएगा, एग्जाम सेंटर कहाँ है पूरा देख लेने के लिए। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर बताया गया फिर एक बार, लॉगिन ಹಾಗೂ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ अत्यंत गोप्यವಾಗಿ जागरूकतेಯಿಂದ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿದೆ, यानी इन दोनों को क्या है हमें हिफाजत से रखना है, यानी किसी को भी नहीं देना चाहिए, और आगे का उसका इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए क्या है यूजर नेम और पासवर्ड एक तरफ लिख कर रख लें। हाँ, उसके बाद यहाँ पर बताया गया है परीक्षा वेळापट्टी, यानी एग्जाम कब कब होगी, पहले भी बताया, हम भी बताया, हम भी दिया गया है। 30 तारीख को पेपर है, 6 जून के महीने में, और सुबह 9:30 से 12 बजे तक क्या है पेपर 1 होगा, और ये भी 2.5 घंटे का पेपर है, और पेपर 2 क्या है 2 बजे से 4:30 बजे तक होगा, ये भी क्या है 2.5 घंटे का पेपर है। हाँ, और उसके बाद पेपर 1 1 to 5th ತರಗತಿಗಳಿಗೆ अगत्यविರುವ कनिष्ठ विद्यार्थी, यानी पेपर 1 का बैठने के लिए जो पहली से 5वीं जमात के तलबा का मौलम बनने के लिए क्या क्या काबिलियतें होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पर क्या है पीयूसी के साथ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, पीयूसी में 50% होना चाहिए, और डीएड होना चाहिए, यहाँ पर बताया गया है। उसके साथ साथ ये तमाम हुए, उसमें और एक बात है आपको बताते चलूँ कि आप डिग्री किए हैं उसमें 50% है, और बीएड किए हैं तो भी क्या है आप पेपर 1 बैठ सकते हैं, तो बताया गया इसी में, डीएड करो या बीएड करो, दो में से एक हो तो भी क्या है पेपर 1 के लिए बैठ सकते हैं। बहुत सारे तलबा क्या है इस गुमान में होते हैं कि मैं बीएड किया हूँ, पेपर 1 सिर्फ डीएड के तलबा के लिए है, हमारे लिए कैसे हो सकता है, नहीं बैठ सकते, नहीं बैठ सकते, हम ऐसे गुमान में थे। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि बीएड के तलबा भी क्या है बैठ सकते हैं, कहाँ पेपर 1 में भी, याद रखिएगा। अब हम पेपर 2 6 to 8 के मौलम बनने के लिए क्या क्या काबिलियतें अहलियतें होना चाहिए, देखिए पदवी यानी डिग्री में 50% होना कंपल्सरी है। यहाँ पर बताया देखो 2 ವರ್ಷಗಳ DELED यानी ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೋರ್स, यानी ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದ करेयुವುದು आ ಹೆಸರು, मतलब हमारे दौर में क्या है डीएड कहा जाता था, ये इसको डीएड भी कह सकते हैं। तो डीएड होने वाले तलबा भी क्या है पेपर 2 को बैठ सकते हैं, शर्त क्या है वो डीएड के साथ डिग्री भी कंपल्सरी कंप्लीट करना, डिग्री भी बैठाना, डिग्री में क्या कम से कम 50% होना, यहाँ पर बताया जा रहा है, याद रखिएगा। मैं भी जब 2016 में अपॉइंट हुआ तो उससे पहले पेपर 2 बैठने के लिए मैं भी कंफ्यूज था, लेकिन फिर भी मैंने बैठा। मेरा उस वक्त बीएड कंप्लीट नहीं था, मैं सिर्फ डीएड और बीए कंप्लीट था, उसकी बुनियाद पर मैंने क्या है इम्तिहान बैठा, अल्लाह के फजल से क्या है कामयाब हुआ, और टीईटी भी हो गया, सीईटी को भी अपनी एलिजिबल हो गया, और आज अल्लाह के फजल से मैं क्या है वॉल्यूम के अहदे पर हूँ। तो इसलिए क्या है जो तलबा बीएड किए और डिग्री कंप्लीट किए हैं वो पेपर 2 को भी अप्लीकेबल हैं, एग्जाम के लिए एप्लीकेशन डालें, क्योंकि पेपर 2 में भी क्या है वो बैठ सकते हैं, यहाँ पर क्लियरली बताया गया है। और इसके साथ तो यहाँ पर बीएड तो कंपल्सरी है ही है, बीएड यहाँ पर तो ये कंफ्यूज था हमारे तलबा के लिए, बीएड वाले पेपर 1 को बैठ सकते हैं, डीएड वाले भी पेपर 2 को भी बैठ सकते हैं, शर्त क्या है उनकी डिग्री भी कंप्लीट हो जाना, क्या डिग्री कंप्लीट होने पर क्या है वो पेपर 2 को भी एग्जाम बैठ सकते हैं। तो चलो इसके बाद अहम मालूमात की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बताया गया है, देखिएगा यहाँ पर डिप्लोमा पदवी कोर्स को बताया गया है, यानी जो KRTET के लिए क्या है एलिजिबल हो सकते हैं। इस तरह से क्या है आगे अहम मालूमात के लिए देखो, ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ विषय ಮತ್ತು स्वरूप कैसा रहता है पेपर, देखिएगा पेपर 1 पहली से 5वीं जमात के तलबा को पढ़ाना होगा, खुद इस शिक्षक लाएंगे,
और पेपर 2 क्या है, 6ठी से 8वीं जमात के तलबा को पढ़ाने के लिए क्या है, ये इम्तिहान चलाए जाते हैं। हाँ, तो सूचನೆ क्या है, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು 2 ಹಂತ ಅಂದರೆ 1ರಿಂದ 5 ಮತ್ತು 6ರಿಂದ 8 ತರಗತಿಗಳ ಬೋಧನೆಗಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ 2 परीक्षेಗಳಲ್ಲಿ अर्हते पढ़ेयु कड्डाय। यानी अगर आप दोनों को पढ़ाना चाहते हैं, पहली से 5वीं और 6ठी से 8वीं दोनों को पढ़ाना चाहते हैं, तो दोनों में भी क्या है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों को एग्जाम बैठना कंपल्सरी बताया जाता है। तो आगे इसी तरह बताया गया है कि यहाँ पर क्या है, ಋಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, मतलब नेगेटिव इवेल्युएशन नहीं। अगर हमें यहाँ पर क्या है, अगर हम जवाब गलत टिक करने पर माइनस हो देते हैं, क्या मार्कस, नेगेटिव इवेल्युएशन, तो इसलिए क्या है यहाँ पर नहीं होगा। और 150 सवाल होंगे, सबके क्या है MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। हाँ, तो उसके बाद यहाँ पर प्रश्न पत्र के 1 क्या क्या होता है, शिक्षक 2.5 घंटे का पेपर होगा, उसके अंदर क्या क्या विषय मजमून कौन कौन से थे, भाष्य 1 कड्डाय, भाष्य 2 कड्डाय। देखिएगा, भाष्य 1 उर्दू मीडियम के तलबा उर्दू का इस्तेमाल करते हैं, हाँ? और कन्नड़ा मीडियम के तलबा क्या है, कन्नड़ा लेते हैं। लेकिन हमारा उर्दू मीडियम के तलबा उर्दू लेने के बाद यहाँ पर भाष्य 2 में आप चाहे तो कन्नड़ा भी ले सकते हैं या इंग्लिश, दो में से एक ले सकते हैं। अगर आप कन्नड़ा में ज़्यादा उन्नत सकते हैं तो कन्नड़ा लीजिएगा, अगर इंग्लिश में ज़्यादा उन्नत सकते हैं तो इंग्लिश लीजिएगा। इसके लिए आप क्या करना है, हमें किस में उन्नत है देखने के लिए क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थोड़ा सॉल्व करना चाहिए, कर्नाटक का TET के, कनाडा का और इंग्लिश का, उसमें से आपको कौन सा आसान लगेगा वो डालिएगा। हाँ, और उसके बाद यहाँ पर आगे बताया गया है शिशु विकास ಮತ್ತು ಬೋಧನಾ ಕ್ರಮ, ये क्या है, चाइल्ड CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये है मतलब तालीम नफ्सियात के मुताबिक है, जो DED में हमने पढ़ा था उसी के मुताबिक है। ये उसके मतलब 30 मार्क्स होंगे, ये तमाम को 30-30 दिया गया है। गणित के लिए गया 30 और परिसर अध्ययन के लिए 30। ये 6ठे नंबर का है ಸಮಾಜ ಅಧ್ಯಯನ, मतलब EVS, ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯಗಳ ಬದಲಾಗಿ अंध अभ्यर्थिಗಳಿಗೆ मात्र, मतलब आंखों से माजूल तलबा के लिए है सिर्फ। हाँ, तो ऊपर का ये क्या है, हमारे लिए है मैथ्स और माहौलियात। तो आपको मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि ये तीसरा नंबर का जो हिस्सा है शिशु मनोविज्ञान, आपको ये तमाम मालूमात उर्दू में मिल जाएंगे, लेकिन ये तीसरे नंबर का जो शिशु विकसन ಹಾಗೂ ಬೋಧನಾ क्रम, ये आपको उर्दू में मवाद नहीं मिलने वाला। DED में जो आपने तालीम नफ्सियात किताब पढ़ी थी, उसका अगर आपके पास वो है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो क्या है, इंशाअल्लाह हम आने वाले चंद ही दिनों में क्या है इसके मुताल्लिक लाइव क्लासेस शुरू करने वाले हैं। हमारे YouTube चैनल पर बने रहेगा, आपको पता चलेगा कि हम कब लाइव क्लास शुरू करने वाले हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको क्या है उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगा, और कैसा ज्वाइन होना क्या है सब आपको वहाँ पर बताया जाएगा। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं पेपर 1 के मुतालिक, और भाष्य 1 ये तमाम देख लीजिएगा। सबसे अहम मैं आपको बताता चलूँ कि ये 5वें नंबर का नुक्ता अहम है, ऊपर का तो है, लेकिन यहाँ पर अहम बात क्या है, देखिएगा क्या पढ़ना है हमें। ಪತ್ರಿಕೆ 1ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು NCERT ಮತ್ತು राज्य पाठ्यक्रमवार, मतलब NCERT की किताब और कर्नाटक के टेक्स्ट बुक जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, इन दोनों में क्या 1ರಿಂದ 8ನೇ तरगति क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर पहली से 8वीं जमात की किताबें, पहली से 8वीं जमात की किताबें ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಠ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ
ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು आदरिಸುತ್ತದೆ यानी पहली से आठवीं जमात की किताबें आपको पढ़ना पड़ेगा, उसी में के सवाल निकाले जाएंगे। कौन से लैंग्वेज हो या आपके हिसाब और माहौलियात, इनके सवालात इन्हीं में से निकालें। कहाँ? पहली से आठवीं जमात के लिए। अब देखिएगा माहौलियात का जब जिक्र आता है तो हमारे यहाँ पांचवीं तक ही माहौलियात की किताब है, लेकिन छठी सातवीं आठवीं में माहौलियात के लिए क्या है, हम साइंस और समाज साइंस इन दोनों को भी मुतालिया करना पड़ेगा। और कठिनतया मट्ट यानी कठिनते यानी डिफिकल्टी कहाँ होगी, डिफिकल्टी के सवाल आप कैसे होंगे, थोड़ा हंतಕ್ಕೆ मी सीमितಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ यानी हाई स्कूल तक के आप अगर मुकम्मल माला मवाद पढ़ के यानी मुश्किल सवालात क्या है, चंद सवालात निकालेंगे मुश्किल सवाल, वो सवालात क्या है हाई स्कूल लेवल के होंगे। तो इसका मतलब यह है कि आपको क्या है पहली से 10वीं जमात के पहली से 10वीं जमात के तमाम किताबें पढ़ना होगा। किसके लिए? पेपर 1 के लिए पहली से 10वीं तक के तमाम किताबें पढ़ना होगा, ताकि उसमें आप कामयाब हो सकें। बेहतर है कि जल्द से जल्द उन किताबों को जमा करें और पढ़ना शुरू करें। ये पेपर 1 के लिए होगा। और अब हम आएंगे पेपर 2 के लिए। देखिएगा पेपर 2 का भी इसी तरह से है। हाँ, यहाँ पर लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 आप किस जबान में, फर्स्ट लैंग्वेज तो उर्दू लेते हैं, सेकंड लैंग्वेज में क्या है कन्नड़ा लीजिए या अंग्रेजी लीजिए, आपको जिस जबान में उबूरियत हासिल है उस जबान का इंतखाब कीजिएगा। उसके बाद तीसरे नंबर का जो है शिशु मन विकसन ಹಾಗೂ बोधना क्रम, मैंने आपको बताया था कि इसके मतलब हम इंशाल्लाह उर्दू मीडियम के तलबा के लिए उर्दू में लाइव क्लासेस शुरू करने वाले हैं। इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द आगाह किया जाएगा। उसके बाद गणित गणित ಮತ್ತು विज्ञान मतलब हिसाब और साइंस के लिए तलबा के 60 सवाल होंगे, इसके 30 हाँ। और इसी तरह समाज पाठಗಳು समाज या साइंस की क्या है 60 सवाल होंगे। अगर आप आर्ट्स स्टूडेंट है तो समाज सेलेक्ट कीजिए, अगर साइंस स्टूडेंट है तो हिसाब और साइंस का सेलेक्ट कीजिएगा। इस तरह से इसका ये होगा। और इसमें भी वही बात यहाँ पर बताई गई है, देखिएगा ಶಿಶು ವಿಕಸನ ಹಾಗೂ ಬೋಧನಾ ಕ್ರಮ ವಿಷಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 11ರಿಂದ 14 ವಯೋಮಾನದ ಮಕ್ಕಳ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಬೋಧನಾ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಮೇಲೆ केंद्रीकृतವಾಗಿರುತ್ತದೆ। यानी सीडीपी के सवाल, तालीम नफ्सियात के सवाल क्या है 11 से 14 साल के बच्चों की मियाद के मुताबिक होंगे सवाल। हाँ, बाकी का क्या है यहाँ तमाम है, आप पढ़ लीजिएगा। तो अहम बात आपको मैं बताता चलूँ, यहाँ पर 6 नंबर की अहम बात है। देखो क्या है, पत्रिके 2 के लिए आप क्या पढ़ना है, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು कहाँ से आती, NCERT ಮತ್ತು राज्य ಪಠ್ಯಕ್ರಮ हमारे स्कूल कर्नाटक हुकूमत का किताबें क्या 6ठी से 10वीं जमात के किताबों में से सवालात निकाले जाएंगे। और कठिनतया मट्टा मतलब डिफिकल्टी लेवल, हाँ डिफिकल्टी लेवल मुश्किल सवालात क्या है हिरिय प्रौढ़ हंत तक के मतलब PUC तक के। तो इसका मतलब हुआ आपको पेपर 2 के लिए क्या है 6ठी से 12वीं जमात की तक 6th to 12th तक के किताबें पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या पढ़ना, लैंग्वेज तो आपको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन कोर सब्जेक्ट के लिए क्या है आपको कोर सब्जेक्ट के लिए आपको, अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो हिसाब और साइंस की किताबें जमा कीजिएगा पढ़िएगा। अगर आप आर्ट्स के तालिब इल्म हैं तो समाज साइंस की किताबें जमा करके पढ़िएगा। कहाँ 6ठी से 12वीं तक की, इतना आपके लिए काफ़ी है। इसी में से सवाल निकाले जाएंगे। उसके बाद प्रश्न पत्रिके माध्यम, देखिएगा माध्यम क्या है यहाँ पर बताया गया है, तो उर्दू में भी आएगा, याद रखिएगा लैंग्वेज इसके साथ। ಆದರೆ यहाँ देखिएगा, ಆದರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು।
यानी यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अगर हम एप्लीकेशन डालने के दौरान उर्दू ज़बान को सिलेक्ट करें, क्या उर्दू ज़बान, हमें जवाब क्या उर्दू में देंगे वो, लेकिन क्या है बाद में हमें कंफ्यूज होकर क्या है, बाद में हमें चाहते हैं कि हमें नहीं, हमें कन्नड़ा में देना चाहते हैं, हमें उर्दू में उतना नहीं समझ में आ रहा हम लोगों को। ऐसा करने वाले तलबा को क्या है, यहाँ पर मौका नहीं होगा। अब क्या है, अगर उर्दू में पढ़े हैं तो उर्दू में ही उसके जवाब पढ़ के टिक करना होगा, क्योंकि वहां पर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्या पता नहीं, बहरहाल क्या है उसी जबान में देना पड़ेगा, याद रखिएगा। वही बात यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, प्रमाण पत्र क्या है, कितना कितना लेना बताया गया है। देखिएगा, इन तमाम कैटेगरी के लिए 60% है, मतलब 90 मार्क्स लेना आपको 150 में। और इन कैटेगरीज के लिए क्या है, 55 मार्क्स है। बहुत सारे तलबा बोलते हैं हमें भी क्या है 55 कर किया गया है, नहीं, सिर्फ क्या है इन तीन लोगों के लिए, इन तीन लोगों के लिए क्या है 55% है, याद रखिएगा, ये 60% है इनके लिए। उसके बाद ये तो है, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम बात देखिए, ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅರ್ಹತೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಹತೆ ಹೊರತು ಇದು ಶಿक्षक नियमकाती परीक्षा अल्लाह है। कर्नाटक टीटी पास होने के बाद तुम सिर्फ टीचर बनने के काबिल हो गए हैं, ना कि टीचर बन गए हैं, यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। हाँ, उसके बाद हमें आगे बढ़ेंगे, प्रमाण पत्र मान्यते मान्यते देखिएगा, आप अगर एक मरतबा टीटी पास हो जाए तो जीवितावधि जब तक आप जिंदा हैं तब तक क्या है, आप उस केयर टीटी के एलिजिबल है, वो आपकी सर्टिफिकेट चलेगी, कायम रहेगी। और आप कितने ಎಷ್ಟು बार याद हो, यानी कितने बार चाहे उतनी बार क्या है कर्नाटक टीटी इम्तिहान बैठ सकते हैं, उसमें कोई कैद नहीं है। एक मरतबा या 10 मरतबा बैठिएगा, चलेगा। पास होने के बाद भी आप दोबारा स्कोर करने के लिए, मार्क्स ज़्यादा लेने के लिए बैठ सकते हैं। बेहतर है कि बैठना, क्योंकि क्या है जीपीएसटी टीचर बनने के लिए जब सीटी कंफर्म होते हैं तो उस वक्त हमारा रैंकिंग में नाम आते आते कट जाता है, कई मरतबा, और आने के बावजूद भी क्या है हमें कहीं खेड़े में डाल दिया जाता है मार्क्स कम होने की वजह से। इसीलिए क्या है हम अच्छी मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने की कोशिश करें, ताकि हम टॉप में आ सकें। टॉप में आने पर क्या है हमें जहाँ हमारा नज़दीक का इलाका भी मिल सकता है। इसलिए क्या है अपने मेहनत ज़्यादा कीजिएगा और मार्क्स ज़्यादा हासिल कर लीजिएगा। आगे इसी तरह देखें तो यहाँ पर है, फिर भी अहम बात आपको बताता चलो। हाँ, है तो है। हाँ, देखिएगा, आप एग्ज़ाम लिखने के बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद आपकी ओएमआर सीट क्या है, रिजल्ट आने के दिन से 6 ತಿಂಗಳ काल 6 महीने तक क्या है उसकी हिफाजत की जाएगी। आप 6 महीने के अंदर जाकर क्या है उसकी जांच कर सकते हैं। उसके बाद आपकी कोई भी ओएमआर सीट महफूज नहीं रहेगी, वो रद्दी में डाल देते हैं, जला देते हैं उसको। 6 महीने तक उसकी हिफाजत की जाती है। और आपका रिजल्ट क्या है ऑनलाइन में होता है, आप जब चाहे तब निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं। सिर्फ क्या है आपकी ओएमआर सीट क्या है उसको खत्म किया जाता है। देखिएगा, ಮರು ಎಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಬಹು ಆಯ್ಕೆ OMR ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ OMR ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಣಕೀಕೃತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮರುವಣಿಕೆ मरु मौल्यमापन के अवकाश इरुವುದಿಲ್ಲ। देखिएगा, एक मरतबा रिजल्ट आने के बाद समझो कि हमारे इम्तिहान कर्नाटक टीटी एग्जाम हो गए, हमारे क्या है 95 मार्क्स पड़े, 95 मार्क्स, तो हमें 110 105 आना चाहिए था, 95 पड़ी, लेकिन उसको दोबारा इवैल्यूएशन या दोबारा काउंटिंग करने के लिए क्या है यहाँ पर मौका नहीं है, क्योंकि गणकीकृत मौल्यमापन है, कंप्यूटर क्या है उसको इवैल्यूएशन करता है। इसलिए क्या है ಮರುಎಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ। दोबारा काउंट करने के लिए, दोबारा चेक करने के लिए क्या मौका नहीं होगा, वही बात यहाँ पर बताई जा रही है। उसके बाद यहाँ पर फिर अहम मालूमात हैं, आप पढ़ लीजिएगा, मैं सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात है उसी को आपके पास पेश करते जाऊँगा। हाँ, देखिएगा, OMR ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಶೇಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ
ಅದನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ निषेधिಸಲಾಗಿದೆ। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पर क्या है, 2 नंबर है, यहाँ 4 नंबर है, एक समझो सवाल नंबर 8वां सवाल है, इसके ABCD है। तो यहाँ पर मैं क्या है, सबसे पहले क्या है, इसको टिक करता हूँ। इसको टिक करने के बाद क्या है, मुझे पता चलता है कि उसका सही जवाब ये है, तीसरे नंबर पर। तो बाद में इसको क्या हो, क्रैश करके बाद में इसको शेड करना, ऐसा क्या है, निषेधिಸಲಾಗಿದೆ है, और उसको काउंट नहीं करेगा। इसलिए क्या है, बेहतर है कि इसको टिक करने से पहले ही ध्यान में रखिए। तो सबसे अहम बात यहाँ पर बताई गई है, ಶೇಕಡ 30ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಶೇಡ್ ಆದ ವೃತ್ತದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಗಣಕಯಂತ್ರವು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸದಿರುವುದರಿಂದ क्या बोले, 30%, यानी जब हमारे ये वृत्त ये दायरा है, इसमें 30% में सिर्फ क्या है, टिक कर दिया, फटाफट जल्दी में इतना कर दिया। हाँ, इतना करने पर क्या है, क्या बता रहे, ये गणक यंत्र मतलब कंप्यूटर क्या है, इसको इवैल्यूएशन नहीं करेगा, इसको काउंट नहीं करता है, इसे क्या है 30% से कम होने पर। इसलिए क्या करना है, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಉತ್ತರದ ವೃತ್ತವನ್ನು पूर्णವಾಗಿ शेड ಮಾಡಬೇಕು। तो इसको इतना नहीं करना, ऐसा करने गलत है। क्या करना, इसको इतना करने के बजाय पूरा शेड करना। क्या करना, पूरा इस तरह से शेड करना पड़ेगा। यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। इसलिए क्या है, जब भी तलबा OMR शीट में टिक करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें। अभी से ये 2 अहम नुकात थे। अगला देखिएगा, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು। देखो, विषय ಮತ್ತು माध्यम उन्हीं जुबानों को उसी लैंग्वेज में क्या है जवाब देना पड़ेगा। ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಬದಲಾವಣೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ। इसलिए एप्लीकेशन डालने से पहले सोचें समझें कि हमें उर्दू में पेपर लिखना है या कन्नड़ा में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है, ध्यान रख के क्या है डालें। हाँ, आपको एक बात और बताना चलूँ कि मेरे सामने ही एक तालिब इल्म पहले क्या है उर्दू में एप्लीकेशन डाला था, वो कन्नड़ा में कुछ उर्दू सकती थी। तो उसने क्या किया, उस एप्लीकेशन को कैंसिल करके चंद साल पहले दोबारा क्या किया, कन्नड़ा लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू लिया, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश लेकर क्या है माध्यम जो दूसरे सब्जेक्ट आते हैं, सोशल साइंस या मैथ्स आते हैं ना, वो क्या है कन्नड़ा में चॉइस किया उसने, और चॉइस करके क्या है पेपर देखा, अल्लाह के फजल से पास भी हो गए, और दोबारा क्या है वो GPSTR में क्वालिफिकेशन होकर उर्दू मीडियम तलबा बने। आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर ये माध्यम है ना, ये माध्यम ऑलमोस्ट TET में नहीं डिस्प्ले होगा किस माध्यम में आप पेपर लिखेंगे। यहाँ पर सिर्फ लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आता है। लैंग्वेज 1 उर्दू आता है, लैंग्वेज 2 आप जो चॉइस करें कन्नड़ा या इंग्लिश आता है। तो माध्यम आप चाहे तो अगर आप उर्दू में उबरत नहीं रखते हैं, आप कन्नड़ा में रखते हैं या इंग्लिश में रखते हैं, तो इंग्लिश में भी दे सकते हैं। क्या है, इंग्लिश में भी दे सकते हैं पेपर, याद रखिए। सिर्फ उर्दू में देना क्या कंपल्सरी नहीं है, आप इंग्लिश में देकर या कन्नड़ा में देकर, या खास करके उर्दू मीडियम तलबा बनने के लिए क्या शर्त क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज आप उर्दू सेलेक्ट करना। क्या करना, फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू सेलेक्ट करना। इससे क्या है आप उर्दू मीडियम के तलबा बन सकते हैं। उसके बाद ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ। एक मतलब हम ऑनलाइन में एप्लीकेशन डालने के बाद क्या है, उसी लैंग्वेज का उसी जबान का हमें क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, वो तब्दील नहीं किया जाएगा। यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो उसके बाद हम आगे बढ़े तो यहाँ पर हम आखिर में आप पहुँचे, तो ख़त्म होने आया हमारा ये सेशन। देखिएगा कर्नाटक TT ये सब मालूमात आपको पता है, फिर भी देख लीजिएगा कब तक है। लास्ट डेट क्या है, 15 तारीख है, 15/5/2024। फिर जितना हो सके उतना जल्दी एप्लीकेशन डालिएगा ताकि आपको आखिर में मुश्किलात पेश ना आए। और शुल्क पावती ಕೊನೆಯ दिनांक क्या है, 16/5 है, एक दिन दिया गया है। और उसके बाद
आपका हॉल टिकट 20 से 29/6 तक आएगा। एग्ज़ाम 30 तारीख को है, ये तो मालूम है। परीक्षा के अंदर तभी बताया जाएगा। देखिएगा, ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನದಂದು ತರಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು बॉल पॉइंट पेनಗಳು ಇವು ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಳಗೆ। इन दो ही को क्या है ले जाना, हॉल टिकट और पेन, आप जो पसंद करते हैं। हाँ, उसके बाद यहाँ पर टाइमिंग बताया गया है, कितने बजे अंदर आना है, कितने बजे शुरू होता है, कितने बजे ख़त्म होता है, उन तमाम को यहाँ पर बताया गया है। हाँ, उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से मज़ीद वीडियो जानने के लिए नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। आपको और एक बात याद दहानी करता चलूँ कि इंशाल्लाह हम नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से उर्दू मीडियम के तलबा के लिए क्या है, ख़ास करके चाइल्ड डेवलपमेंट CDP, शिशु मनोविज्ञाना, ये क्या है, उर्दू में मवाद तैयार किए हैं। इंशाल्लाह जल्द जल्द ऑनलाइन क्लास लाइव क्लासेस शुरू करने वाले हैं। हमारे नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल पर बने रहेगा, आपको वहाँ से मालूम हो जाएगा कि कब हम शुरू करने वाले हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।